Have a blessed day to all of you dear students. मैं शालिनी ज्ञान के मोती में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसमें आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 10, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का अध्ययन कार्य बिना देर किए हुए। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है। जहाँ पीने हेतु जल उपलब्ध न हो, पशुओं को चरने के लिए घास न हो, फसलों की सिंचाई हेतु जल न हो, ऐसे स्थान पर जीव जंतुओं के लिए जीना कैसे संभव होता होगा। आइए हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता हो, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितनी भी वर्षा होती है, उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। यही कारण है कि यह एक शुष्क प्रदेश होता है। इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे स्थान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश एवं शीत मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित करते हैं। मरुस्थलों का विस्तार अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में है। अफ्रीका का सहारा व कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब, थार व गोबी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का सोनोरान व एरिजोना मरुस्थल और दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा व पेटागोनिया मरुस्थल विश्व प्रसिद्ध है। उष्ण मरुस्थल, जिसे हम इंग्लिश में हॉट डेजर्ट बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकतर भागों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म व सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियाँ चलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की सूखी रेतीली जमीन पर क्या कोई वनस्पति होती होगी? यदि हाँ, तो कैसी? क्या इस क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहता होगा? यदि हाँ, तो कैसे? क्या ऐसे क्षेत्र में मानव जीवन संभव है? यदि हाँ, तो किस प्रकार? आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वनस्पति पर। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति विकसित हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियां होती ही नहीं है, और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी एवं मोटी। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर मोटी छाल होती है। जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती है, वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ व घासें उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं। इस कारण इन्हें मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियां व मोटे अनाज की खेती की जाती है। यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि हैं। क्या उपर्युक्त विशेषताएं आपके आसपास के किसी पेड़ पौधे में मिलती हैं? पता कीजिए और उसका नाम व उससे होने वाले लाभों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जीव जंतु यानी एनिमल्स के विषय में।
आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है और वनस्पति भी कम मात्रा में है। इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ वे जीव ही रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो और जिनमें अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इनमें ऊंट प्रमुख है। इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊंट की पीठ पर बड़ा सा कुबड़ होता है जिसमें वसा यानी चर्बी इकट्ठा रहती है। यह वसा पानी की कमी को पूरा करती रहती है और ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी व सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ भेड़ व बकरियां भी पाई जाती हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जो प्रायः गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर मांद या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे नेवला, सांप, बिच्छू, गोह, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा आदि। आप सोचिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। नंबर 1, ऊंट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं? दूसरा, ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है? आइए इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। ऊंट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं? दरअसल ऊंट को प्रकृति ने रेतीले इलाके में रहने योग्य बनाया है। इसी कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जब ऊंट को रेत में चलना पड़ता है तो उसके पैर चौड़े और गद्दीदार होने के कारण रेत में अंदर नहीं धंसते हैं और वह आसानी से रेत पर चलता रहता है। यही कारण है कि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वह बिना पानी पिए 23 दिन तक रेगिस्तान में रह सकते हैं और उनके पांव इतने मजबूत रहते हैं, वह रेत में डूबते नहीं या धंसते नहीं हैं और रेगिस्तान में बहुत दिनों तक रह सकते हैं या चल सकते हैं। इसलिए रेगिस्तान का जहाज बोले जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहां कभी एक पूरी तरह हरा भरा मैदान था। यह एक सघन बसा क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा घड़ियाल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियां आदि सामान्य जानवर थे। आप पता करें कि ये सब यहाँ से क्यों समाप्त हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरा भरा सहारा कैसे रेगिस्तान बन गया। आइए हम चर्चा करेंगे। यह अचानक हुआ या वर्षों पुरानी प्रक्रिया का परिणाम है। इस बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं। वैज्ञानिकों के एक वर्ग का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा में छोटे से अंतर में ऐसा हुआ था। कुछ विशेषज्ञ इसे सदियों की प्रक्रिया करार दे रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि पर्यावरण के साथ मनुष्यों की छेड़खानी और ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह हो सकती है। सहारा रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से परिचित जानकारों का कहना है कि 6000 साल पहले तक वहां हरियाली थी। उत्तरी अफ्रीका का बड़ा हिस्सा पेड़ों और झीलों से भरा था। स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया से बड़े इस इलाके पर जीवन भी था। साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वातावरण में यह परिवर्तन पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन के कारण होता है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश वितरण में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है, सूर्य का प्रत्येक चक्कर लगाने पर सूर्य का प्रकाश अत्यधिक रूप से उत्तरी अफ्रीका पर पड़ता है, तो इस बढ़े हुए सौर प्रवाह से मानसून की गतिविधि तेज होती है, जिससे सहारा में वर्षा ज्यादा होती है और सहारा हरा भरा हो जाता है। वहीं ठीक इसके उलट, जब पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश कम पड़ जाता है, तो इस क्षेत्र में मानसून की कोई गतिविधि नहीं होती, जिससे कि सहारा सूख जाता है और वहां जनजीवन के समाप्त होने का मुख्य कारण यही है। आइए अब हम चर्चा करते हैं मरुस्थल प्रदेश के मानव जीवन यानी ह्यूमन लाइफ पर। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अधिक अंतर पाया जाता है। तापमान कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का डर भी बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियां दूर दूर बसी हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। आपका सोचना ठीक है, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियां यहाँ निवास करती हैं। इनमें अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हैं।
कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर जीवन गुजारने वाले चरवाहे हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर नदियों की घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन हैं। वहाँ पर सरकारों द्वारा रेल मार्गों व सड़कों का विकास किया जा रहा है। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं। जहाँ नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भी जानिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को बालू का स्तूप यानी सैंड ड्यून कहते हैं। ये टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यहीं पर समाप्त होता है हमारा अध्ययन कार्य। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।